हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर वेक्टर। तो वेक्टर में ज़रा देखते हैं कि वेक्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। देखिए, सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वेक्टर, दूसरा स्केलर और तीसरा जो होता है वो टेंसर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होते हैं और ये ओबे करता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को। जबकि स्केलर में क्या होता है? स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा देखें ज़रा, इसका जो एग्जांपल है वो है स्पीड, डिस्टेंस, है ना, वर्क डन, पावर। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, है ना। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो भी हमारी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ओबे करता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को। जैसे एग्जांपल में बोले डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है और एक्सेलरेशन है। जबकि तीसरी जो उन्होंने बताया उसको हम लोग टेंसर बोलते हैं, लेकिन सम टाइम टेंसर को ही हम लोग स्केलर बोलते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये ओबे नहीं करता लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखना चाहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि इसमें ये एरो होता है ना। ये जो टेल होता है, टेल रिप्रेजेंट करता है उसकी इनिशियल पोजीशन को। हेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसके डायरेक्शन को। और जो लेंथ होती है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को। इसमें एक चीज़ और समझे, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो उसका वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर ये वेक्टर ए है, अगर इसकी हम पैरेलल शिफ्टिंग कर दें वेक्टर बी पे, तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर होगा। यानी पैरेलल शिफ्टिंग करने पे वेक्टर चेंज नहीं होता है। वेक्टर चेंज कब होता है? वेक्टर चेंज तब होता है जैसे ये वेक्टर ए है और इसी को मैं ऐसे, ये है वेक्टर ए, देखना सभी लोग, ये है वेक्टर ए, और अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूँ तो ये वेक्टर ए और इसको बोलेंगे क्या? माइनस ऑफ वेक्टर ए। मतलब वेक्टर कोई, अगर वेक्टर किसी वेक्टर की मैं बात करूँ, ये है वेक्टर ए, है ना, और अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूँ, डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए। लेकिन जब पैरेलल शिफ्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, है ना, ये इसका टेल है और ये हेड है, ये है वेक्टर ए, है ना। तो ये अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूँ तो ये वेक्टर ए ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। पैरेलल शिफ्ट करने पे वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें क्या करना ये होता है कि अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, या तो टेल टू टेल मिलाते हैं या तो हेड टू हेड मिलाते हैं। टेल टू टेल या हेड टू हेड। जैसे ये टेल टू टेल है और इनके बीच का एंगल कितना थीटा है, ये वेक्टर बी है और ये है वेक्टर ए। ठीक बात। अगर मैं हेड टू हेड मिला दूँ, ये हेड टू हेड है, इनके बीच का एंगल कितना हुआ? ये थीटा हुआ। इनके बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ। या अगर देखिए यहाँ पे इसके हेड पे सेकंड वाले का टेल है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। ये एंगल अगर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना होगा? वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ये दे रखा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। इनके बीच यहाँ पे दे रखा है 110। तो देखो हम बच्चों, हमने कहा था कि किसी भी वेक्टर को अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? हेड टू हेड मिलाते हैं या फिर टेल टू टेल मिलाते हैं। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इस ए को, जैसे ये वेक्टर ए था तो ये रहा ये वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये है वेक्टर ए है, राइट, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इसको ये वेक्टर ए ये है, ये वेक्टर बी को मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं ऐसे। ठीक है, और ये आगे बढ़ा दूं। ये एंगल दे रखा कितना? 110। मुझे निकालना ये दो टेल के बीच का एंगल जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कितना? 70 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना आएगा? वो आएगा 70 डिग्री। ठीक है ना। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इफ़ द वेक्टर इज रोटेटेड बाई एन एंगल ऑफ 2 पाई एन देखें तो वेक्टर चेंज नहीं होता, वेक्टर रिमेन अनचेंज होता है। अगर मैं कहूँ थीटा इक्वल टू है 2 पाई एन, तो एन की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई, यानी थीटा की वैल्यू कितनी? 2 पाई। जैसे देखिए
ये वेक्टर है और ये 90 डिग्री नहीं बल्कि 2πn की वैल्यू है कितना आ जाएगा 2π। अगर 2π घूम के वहीं आ जाता है तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, और इनके बीच का एंगल ये थीटा है, तो वेक्टर ए अगर वेक्टर बी से किसी अदर एंगल पे जाता है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। और तब हम ये बात नहीं बोल पाएंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर नहीं, तब हम बात नहीं बोल पाएंगे, तब वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर एक्सिस रोटेट कर जाता है तो भी वेक्टर अनचेंज होता है। ठीक है, यह है वेक्टर ए, ये चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखें ज़रा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन इसको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, समझे ज़रा, समझे बच्चे। पहला हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? अ टाइप ऑफ वेक्टर हुज एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, है ना, और अगर इनके बीच का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, फिर हम उसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखें, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अगर इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है तो ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर को अपन लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, तब क्या होगा? और इनके बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री रहे, तो यह वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी कहलाएगा, साथ में इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर भी कहलाएगा और साथ में इक्वल वेक्टर भी कहलाएगा। इक्वल वेक्टर भी कहलाएगा और साथ में पैरेलल वेक्टर भी कहलाएगा। ठीक है ना? तो इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर क्या हो सकता है? अनइक्वल वेक्टर में देखिए डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड सेम ना हो। जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, है ना। जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का वो वेक्टर बी के बराबर नहीं है। इसमें देखिए, इसमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन है वेक्टर ए के, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कौन सा वेक्टर है? ये अनइक्वल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है ये है अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। दूसरा देखें जरा, दूसरा क्या कहता है? दूसरे में हो सकता है कि इनका डायरेक्शन जो है वो सेम ना हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बट डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो भी ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अनइक्वल वेक्टर। इसको हम बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया। देखें, ये बी नहीं है, ये केवल माइनस बी नहीं है, केवल वेक्टर बी है, तो इस ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर को बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन इसका क्या हो गया? चेंज हो गया। आगे देखें कि अब तीसरे वाले केस में ना डायरेक्शन सेम है ना मैग्नीट्यूड सेम है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री। अब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए मैं लिख देता हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है और ना ही डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये भी कौन सा वेक्टर होगा? ये भी अनइक्वल वेक्टर होगा। अनइक्वल वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? ये अनइक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरी हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। एंटी पैरेलल वेक्टर, अ टाइप ऑफ वेक्टर हुज हैव द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर को बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर सपोज करिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, देखिए ज़रा समझें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सपोज करिए, अगर मैं कहता हूँ इनके बीच का एंगल जो है 180 डिग्री है, राइट, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा वेक्टर है? ये अपोजिट वेक्टर है।
ये अपोजिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर, या इसी वेक्टर को अपन लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। एक चीज़ और देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन केवल चेंज कर दिया, तो ये आता है माइनस ऑफ वेक्टर ए। इसी वेक्टर को अपन लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, या और लोग बोलते अपन लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। ये बात समझ में आए? नेगेटिव वेक्टर के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यह एक नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है ना? चलिए केस 2 में देखते हैं ज़रा। केस 2 में कहते हैं कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, ठीक है, ये क्या लिख दिया इन्होंने? नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही पड़ेगा बेटा, ये आपने गलत लिख दिया। ठीक है, ये मैंने वही वाली बात कही कि अगर वेक्टर को हम पलट दें तो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो आगे क्या जाता है? माइनस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की, या अपन लोग बोलते हैं क्या? नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या अपन लोग बोलते हैं नल वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना, उसको बोलते हैं अपन लोग क्या? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, और अगर मैं कहूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर ए इक्वल टू है वेक्टर बी, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए की वैल्यू माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू कितना? जीरो। ये बात समझ में आए क्या सबको? अब देखें यहाँ पे है ये वेक्टर ए और इधर है वेक्टर बी, ये वेक्टर, तो नल वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के, तो ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, यानी वैल्यू आ गई जीरो, और ये वेक्टर में होगा, इसी को बोलते हैं अपन लोग नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर जो होता है बच्चे, यूनिट वेक्टर ये किस लिए रिप्रेजेंट होता है? ये क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, जो वेक्टर होता है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। तो चलिए, अगर मैं कहूँ ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख दिए और साथ में डायरेक्शन, ये इस पर कैप, ये कैप है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। और यूनिट वेक्टर किस लिए यूज करते हैं? ये शो करने के लिए उसका डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये वेक्टर ए और उसका ये मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। जैसे मैं एक बात कहूँ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप, है ना, ये सभी यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी? बोलिए, लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बाई क्या? मॉड ऑफ वेक्टर ए। जैसे मैं कहूँ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है, अगर मैं इससे कहूँ कि बताइए कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ठीक है, एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो अगर यूनिट वेक्टर पूछा तो हम लिखेंगे वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड निकालने के लिए, यानी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई का जो यहाँ पे ये वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस जे के लिए और प्लस के लिए, जो है ना, तो वैल्यू आ गई कितनी? ये आ गई 4 यानी कितना? √12। तो लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई कितना? √12। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर की वैल्यू। अब देखें ज़रा समझें, अगर मैं x की बात करूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसको मैं बोल रहा हूँ z एक्सिस, तो इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा i कैप होगा, इसके अलॉन्ग जो होगा वो j कैप होगा, और इसके अलॉन्ग जो होगा वो k कैप होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं जाऊँ तो ये होगा -j कैप, इसके अपोजिट अगर मैं जाऊँ तो इसके अलॉन्ग होगा -i कैप, और इसके अपोजिट जाऊँ तो ये होगा -k कैप। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर की। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर जो अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो हम बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को अपन लोग क्या बोलेंगे? कि यह एक ऑर्थोगोनल वेक्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। देखिए, दो वेक्टर अगर हैं, ठीक है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हों, ठीक है, लेकिन अगर एक लाइन में है, ये लाइन ए इसी लाइन में है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को अपन लोग बोलेंगे कोलिनियर है, चाहे इनका डायरेक्शन देखिए अपोजिट ही क्यों ना हो,
अपोजिट ही क्यों हो, सेम क्यों ना हो, लेकिन इन सभी वेक्टर को अपन लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से, ये रहा, ये ए है, देखें ज़रा समझे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है, इन सब का जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर क्या होता है बेटा, किसी एक प्लेन में, जैसे ये प्लेन है एक्स वाई का, इसमें जितने भी वेक्टर हैं उन सभी वेक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं, को प्लेनर वेक्टर। अगर मैं कहूँ ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो इस वेक्टर में जो होंगे वो सभी क्या होंगे, को प्लेनर वेक्टर होंगे, सब क्या होंगे, को प्लेनर वेक्टर होंगे। कैसे वेक्टर होंगे वो, को प्लेनर वेक्टर होंगे। चलिए, है ना, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है एक्सियल वेक्टर। देखें एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर रिप्रेजेंट द रोटेशन इफेक्ट एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस रोटेशन अकॉर्डिंग्स विद द राइट हैंड स्क्रू लो। देखें जरा समझे, जैसे मैं कहूँ ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, अगर राइट हैंड रूल्स हम देखें तो इसके अलॉन्ग ये कौन सा होगा, ये एक्सियल वेक्टर, इसका डायरेक्शन ये होगा। अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज की बात करूँ तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। जैसे टॉर्क की बात करते हैं या एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं या एंगुलर मोमेंटम की, तो हम दिखाते हैं ना बेटा, ये एक्सियल वेक्टर आउट या इन ऐसा दिखाते हैं, अप की तरफ और ये डाउन की तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक्सियल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर जैसे देखें जरा, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को अपन लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है भाई, देखें जरा, टू वेक्टर सेड टू बी अपोजिट, ईच ऑफ अदर हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पोलर वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें देखिए, इसे जहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करना पड़े, जैसे फोर्स है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आज वेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम कल फिर इस पे बात करेंगे, वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको नोट कर लेना है। थैंक यू सो मच।